हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर उपस्थित हुए हैं घटना चक्र एनवायरनमेंट की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम हैं, आइए देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित किया गया। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। छाता विधान का मतलब है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करें। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के आर्टिकल 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया या पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ही किया गया है। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों या अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात, भंडारण नियम 1989 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, अब किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी शब्द रखे जाएंगे या प्रयोग किए जाएंगे। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 से है। जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 एनजीटी अधिनियम 2010 को भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने, इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति यानी तीव्र गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करेंगे। एनजीटी को इसलिए बनाया गया था, जो पर्यावरण संबंधित मामले हैं वो एनजीटी में जाएं और वो जल्दी से इसका निपटारा करें, मतलब जल्दी से मामले की सुनवाई कर दें, ताकि जो और भी न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के पास बर्डन ना हो इन सब मामलों के। इसीलिए अलग से एनजीटी का गठन किया गया था 2010 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में पारित हुआ है, संपूर्ण भारत में लागू है। पर्यावरण परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है ए, 1986 में पारित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसे छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित या लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो अभी हमने पढ़ा 1986 में पारित हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1986 बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीयू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण नियम। तो इसका आंसर है ए, छाता विधान, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत छोटी छोटी परियोजनाएं शामिल है, इसलिए इसे छाता विधान कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम एक्ट 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति इसका नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। तो इसका आंसर है डी, चारों ही सही है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित चारों ही नीतियां हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः जो संबंध रखता है वो कौन है? वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। इसमें एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है? तो अभी हमने देखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह अधिनियम कब आया था? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, उपयुक्त सभी कथन। तो इसका आंसर है सी,
सी कथन नहीं सही है और सभी सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जर 1 के विकसित देश गैर एनेक्जर 1 के देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को कमी करते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप में। अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ही सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत अंतर्निहित है, के अनुरूप किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से यानी तीव्र गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे का भार क्या करता है? कम करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित CPCB के मुख्य कार्यों में क्या है? नदी एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फ्रेंड्स, पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य। आइए इसको देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहा है।
जल प्रिय पौधे, वाटर लविंग प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स वे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि में या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। इको मार्क क्या है? इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। इको मार्क क्या होता है? जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता उसे हम पर्यावरण इको मार्क दिया जाता है। कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से यह दिया जाता है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण क्या है? ये दोनों, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए क्या है? हानिकारक है। अगर बहुत ज़्यादा नगरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो पर्यावरण संरक्षण क्या होगा? क्षति होगी, पर्यावरण संरक्षण की, जैव विविधता की क्षति होगी। पेड़ों को काटना, अगर हम कोई घर बसा रहे हैं, नगर बसा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेड़ों को काटना पड़ेगा, प्लस वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा वो बहुत क्षति पहुँचाएगा। अगर हमें जंगल जल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही तो आएगी बहुत सारी। WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट है। एडम्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक लिखी है। इसका पूरा नाम है ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने लिखित पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ था। ये सारी पुस्तकें बस मिलान के लिए पूछ ली जाती हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी। जो हंटिंगटन है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। कब लिखी? इनका पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में हुआ था। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका कौन है? अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? ग्रीन आर्मी एक ऐप या संगठन लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए हैं, जिससे प्रति वर्ष 500 परियोजनाएं को सहायता प्रदान की जाती है। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की है। कोका कोला कंपनी ने अपनी जो औद्योगिक स्थापना की है वो कहाँ पे? पलाचीमाड़ा में स्थापित की है, केरल के। जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण यहाँ पर्यावरण को भारी क्षति पहुँची है। मतलब जल का इतना ज़्यादा दोहन हो चुका है कि वहाँ जल की कमी हो चुकी है, प्लस पर्यावरण को भी क्षति पहुँच रही है। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई जा रही हैं। इजराइल और किसके माध्यम से? पंजाब के माध्यम से ग्रीन हाउस कृषि के तहत सब्जियां उगाई जा रही हैं। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है।
इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीन इंडेक्स 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन, दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। पहली बार जब पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। उल्लेखनीय कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। यह जो था पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही लिया गया था इसका निर्णय। ज्ञातव्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2019 में पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय या थीम क्या था? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था। ये आपको 2022 का डेटा तैयार करना पड़ेगा कि इसकी थीम क्या है प्लस मेजबान देश कौन सा था। वर्ष 2020 में थीम क्या थी? जैव विविधता तथा मेजबान देश कोलंबिया था। और वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन तथा मेजबान देश कौन था? पाकिस्तान था। और यूनेप क्या था? साझेदारी देश था। मतलब यूनेप के साझेदारी के साथ पाकिस्तान ने किया था इसका। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यांश कथन और कारण को सम्मिलित करना है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से क्या कथन कौन सा सही है? इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे वाटर लविंग प्लांट्स का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। इको मार्क क्या है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसका आंसर है सी। इको मार्क उसे दिया जाता है उन भारतीय उत्पादों को जो पर्यावरण के प्रति हितैषीपूर्ण होते हैं या मैत्रीपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, आयातित सामग्री से। तो इसका आंसर है बी, पर्यावरण के प्रति सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 4, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। तो इसका आंसर है बी, इको मार्क। पर्यावरण से सुरक्षित कोई भी अगर उपभोक्ता उत्पाद कर रहा है तो उसमें कौन सा हम मार्क देंगे? इको मार्क देंगे। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सी, रेचल कार्सन जो हैं साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित की गई थी। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए।
पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयुक्त सभी। तो ये सभी के लिए हानिकारक होता है नगरीकरण और औद्योगिकरण अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो। इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि छोटे छोटे उद्योग लगाओ, जैसे चरखा, हाथकरघा, ये सारी चीज़ें। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के सभी के लिए क्या है, हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? M.J. ब्रैडशॉ, M. निकोलसन, R.H. हिटेकर, W.M. एडम्स। तो इसका आंसर है डी, W.M. एडम्स जो हैं इसके लेखक हैं हरित विकास के। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुओका, M.S. रंधावा, M.S. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो इसके आंसर है ए, मसानोबु फुकुओका जो है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने लॉन्च किया था? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजनीति एवं विकास से इसका कोई संबंध नहीं था। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीति एवं विकास चर्चा का विषय नहीं था। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वह कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में, केरल में, कोंकण में, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पलाचीवाड़ा कहाँ है? केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीन वाश इंगित करता है झूम कृषि को प्रोन्नति में, नदी जल का शुद्धिकरण में, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो इसका आंसर है डी, ग्रीन वाश किसके लिए इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी इजराइल के सहायता से। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2019 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है। यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों या योजनाओं का आकलन है। यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिट के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। तो इसका आंसर है बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता का व्यवहार का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन क्रेडिट क्या है, ये एक बार आप लोग पढ़ के जरूर कमेंट करिए कि कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं या क्या होता है।
नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2019 स्कोर के तहत भारत को जो है शीर्ष स्थान दिया था। इसमें विभिन्न देशों ने पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार अंक प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सा है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं यह कौन सा है, 5 जून। इसका आंसर हो जाएगा सी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।